Hello, welcome to speedearning.in. Today we are going to discuss initial public offer, primary market. प्राइमरी मार्केट में आप पैसा सीधा कंपनी को भेजते हैं, कंपनी आपको शेयर अलर्ट करती है, तो आपके और कंपनी के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। आप सीधा पैसा पे कर रहे हैं, वो पैसा सीधा कंपनी तक पहुंच रहा है और सीधा एक्चुअल बिजनेस में लग रहा है। जब कंपनी आपको शेयर अलॉट कर देगी और 20 दिनों बाद वो शेयर स्क्रीन पे लिस्ट हो जाएगा, उस वक्त फिर सेकेंडरी मार्केट में उस इशू की एंट्री हो गई, उस शेयर की एंट्री हो गई। अब उसको लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो करेंट मार्केट प्राइस पे मैं जितने चाहे शेयर खरीद सकता हूँ और जितने चाहे शेयर बेच सकता हूँ सेकेंडरी मार्केट में। तो आईपीओ का पूरा प्रोसेस क्या है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए आपको एप्लीकेशन के थ्रू अपना चेक भेजना होता है और कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है। तो प्रो डाटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है और कोई कंपनी ऐसी भी हो सकती है जो पहले से मार्केट में लिस्टेड हो। कुछ कंपनीज तो ऐसी है जो पहली बार आ रही है मार्केट में, और कुछ ऐसी है जो पहले से लिस्टेड है, फिर से पैसा जुटाने के लिए वो पब्लिक इशू लेके आ रही है। उस पब्लिक इशू कहेंगे एफपीओ, आईपीओ की बजाय एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसमें इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस पे किसी अच्छे शेयर का अलॉटमेंट मिल सकता है। कौन से नए इश्यूज़ आ रहे हैं इसकी पूरी जानकारी ऑफिशियली NSeindia.com या BSeindia.com वेबसाइट्स पर मिल जाती है। NSE इंडिया में आप लोग देख सकते हैं कैसे आप इस चीज़ को देखेंगे। प्रोडक्ट्स में आप लोग यहाँ देखेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसको क्लिक करेंगे तो ये आप इस सेक्शन में आ जाएंगे। इस सेक्शन में आपको करंट इश्यूज़ भी दिए हुए हैं, पास्ट इश्यूज़ भी दिए हुए हैं। पास्ट इश्यूज़ में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 2014 में ये 2 इश्यूज़ आके गए हैं। हर एक इशू का यहाँ पे अपना एक प्राइस बैंड होता है। 2013 में जो इश्यूज़ आए थे उनकी डिटेल्स हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, ये एफपीओ था, पहले से पावर ग्रिड लिस्टेड है, लेकिन 3/12 से 6/12 तक, मतलब 3 दिसंबर से 6 दिसंबर तक ये ओपन था इशू। और उसके बाद में इसकी प्राइस रेंज रखी गई थी 85 to 90, और अभी ये मार्केट प्राइस चल रहा है 107 रुपया। ठीक है, फ़ायदे में चल रहा है। कितने शेयर्स का इशू था ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इशू साइज और एक्चुअल लिस्टिंग किस तारीख को हुई ये पता लग रहा है। ठीक है, तो हम सारे इश्यूज़ को यहाँ पे देखते रहें और हमको ये पता लगता रहा है कि अभी तक जो भी इशू, जैसे जस्ट डायल आया था 470 to 543 का प्राइस बैंड था, अभी 1251 रुपये चल रहा है। तो बहुत अच्छा रिटर्न मिला है इसमें। ये आया था 20 मई से 22 मई, और इसने सिर्फ 1 महीने, 1 साल से कम के टाइम में 2.5 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिखाया है। तो ये आपको यहाँ ये पता होना भी ज़रूरी, कौन से इशू की उम्र क्या है और किस लेवल से वो चलता आ रहा है और आगे कहाँ तक जा सकता है। तो आईपीओ ऑफर में जो प्राइस बैंड दिया जाता है, एक लोअर प्राइस बैंड होता है, एक अपर प्राइस बैंड होता है। तो 100 to 130 दे रखा है, तो 100 लोअर प्राइस बैंड है, 130 अपर प्राइस बैंड है। आप कौन सा प्राइस डालेंगे? आप फॉर्म में या तो कट ऑफ लिखेंगे या हायर प्राइस बैंड डालेंगे, क्योंकि अगर वो शेयर अच्छा है, वो इशू अच्छा है, तो ही हमको अलॉटमेंट चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है तो हमको नहीं चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको लोअर प्राइस बैंड पे भी दे सकते हैं। 100 पे आपको मिला, लेकिन लिस्टिंग हुई 70 पे, तो आपको सीधे सीधे वो 30 रुपये का नुकसान देखने को मिल रहा है। और हो सकता है अगले 6 महीने तक उसकी प्राइस नहीं आए और आपको वो बेचने को नहीं मिले। जब मार्केट बहुत अच्छा चलता है उस वक्त इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, आईपीओस की बाढ़ लगी होती है। हर एक कंपनी इशू लेके आती है, लोगों के सेंटिमेंट अच्छे होते हैं, तो हर एक इशू अच्छा जाता है और हर एक इशू प्रीमियम पे लिस्ट होता है। प्रीमियम पे लिस्ट होना है मतलब 130 रुपये में आपको दिया और लिस्ट हुआ 170 पे, 180 पे या 200 रुपीज़ पे। इसको प्रीमियम पे लिस्टिंग कहा जाता है। फॉर्म जितना बड़ा नज़र आता है उतना मुश्किल नहीं होता, उसमें आपको थोड़ी सी डिटेल्स वो फर्स्ट पेज पे डालनी होती है। आपका डिमेट अकाउंट नंबर, एड्रेस, शेयर्स की संख्या, प्राइस, पेमेंट डिटेल्स। आप जो चेक दे रहे हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उनकी डिटेल्स आप वहाँ पर डालने होती हैं। एक पहले पेज पे 2-3 जगह आपको उसको भरना है, और चेक ठीक उसी नाम से बनाएं जिस नाम से फॉर्म में बनाने को लिखा गया है। हर एक इशू के लिए एक एस्क्रो अकाउंट होता है, वो एस्क्रो अकाउंट उसी पर्पज़ के लिए होता है, उस नाम से आपने वो चेक बना दिया। जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करें वो मिनिमम बिड लॉट के मल्टीप्लिकेशन में होना चाहिए। तो मिनिमम बिड लॉट दे रखा है जैसे
60 शेयर्स, 100 रुपीज़ का इशू है तो 60 शेयर्स होंगे, 1000 रुपीज़ का इशू हो तो 6 शेयर्स हो सकते हैं। तो 6-7 हज़ार रुपये का एक मिनिमम बिड लॉट हो सकता है। तो वो मिनिमम बिड लॉट आपका दे रखा है 6-7 हज़ार 8 हज़ार का, और आप उसके मल्टीपल में जैसे 6 शेयर्स, 12 शेयर्स, 18, 24, 30, 36, 42 इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर्स की लिमिट अभी कर दी गई है 2 लाख रुपीज़। तो लेस देन 2 लाख में रिटेल इन्वेस्टर आते हैं और मोर देन 2 लाख में फिर अदर देन रिटेल आते हैं। ठीक है, तेजी में आईपीओ ऊपर खुलते हैं और वो आखिरी दिनों में कई गुना ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। वही ओवर सब्सक्रिप्शन देख के ही आप ये तय करेंगे कि इस इशू में पैसा भेजना है या नहीं। तो आपके जो पैरामीटर्स होंगे किसी भी इशू में ये तय करने के लिए कि मैं इसमें पैसा डालूं कि नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन से सेक्टर का इशू है, इसके पहले जो सेक्टर्स के इशू आए हैं उनका क्या हाल रहा है। और उससे भी आसान तरीका है, आप NSeindia.com पे आइए, करेंट इशू खोलिए और अगर 13 तारीख से 17 तारीख तक 13 अप्रैल टू 17 अप्रैल इशू ओपन है तो आप 17 अप्रैल को उसको ओपन कीजिए। जैसे 11:30-12 बजे के आसपास क्लिक करके देखिए और वहाँ पे आप देखिए कितने गुना सब्सक्राइब हुआ है। अगर वो वहाँ पे आपको 5-6 गुना ओवर सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन में डिटेल भी होती है कि इंस्टीट्यूशन ने कितने गुना ओवर सब्सक्राइब किया और रिटेल में कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो रिटेल अगर ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब कर रहा है तो लिस्टिंग तो ऊपर ही होगी, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन भी ओवर सब्सक्राइब कर रहा है तो लिस्टिंग ऊपर भी रहेगी और ये ऊपर टिकेगा भी सही, क्योंकि ये सचमुच अच्छा शेयर है। इंस्टीट्यूशन कभी सिर्फ 130 में लेके 180 में बेचने के लिए किसी इशू में शामिल नहीं हो जाते। अगर अच्छे इंस्टीट्यूशन और ज़्यादा इंस्टीट्यूशन उस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब उसका बैकग्राउंड, उसका जो रेपुटेशन है वो बहुत फर्म है, उस कंपनी में आगे बहुत सारी उम्मीदें हैं। अलॉटमेंट सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आता है। तो आप जब से आपका एप्लीकेशन गया उसके 14वें-15वें दिन से आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं, अभी देखिए मेरे अकाउंट नंबर में क्या बैलेंस है, या फिर आप ऑनलाइन देख सकते हैं। फिर 17वें-18वें दिन आपने पूछा तो तब तक आपका अलॉटमेंट आना होगा तो आ जाएगा। 20वें या 21वें दिन जनरली लिस्टिंग होती है। लिस्टिंग के दिन आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार लिस्टिंग के आधे घंटे में जो प्राइस मिलती है वो आगे 6 महीनों तक भी नहीं मिल पाती। तो लिस्टिंग के दिन इंट्राडे ट्रेडर के लिए भी बड़े अच्छे मौके होते हैं। अगर आपके पास IPO में लगाने के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि IPO के लिए 50,000 1 लाख रुपए तक प्रैक्टिकली भेजो। वैसे मिनिमम बिड लॉट तो 6,000 8,000 का भी होता है, लेकिन उन लोगों को अलॉटमेंट जनरली नहीं मिलते। अगर पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू मीन्स इनका आपका पब्लिक सेक्टर वाला, तो ये लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को भी अलॉटमेंट देते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ की बात करूं तो आजकल देखा जा रहा है कि 1 लाख रुपए का एप्लीकेशन भेजा तो आपको 8-10 हज़ार रुपये तक का अलॉटमेंट आ पाता है। अब आपके पास अलॉटमेंट है तो उसका रिटर्न कैसे होता है? अभी किसी ने कहा कि यार 1 लाख रुपए भेजता हूँ तो क्या अलॉटमेंट आएगा? पक्का नहीं है। अलॉटमेंट आया तो कितने का आएगा? 8-10 हज़ार का। और वो ऊपर खुल गया तो ऊपर खुलेगा, ये गारंटी नहीं है। ऊपर खुला तो कितना मिल जाएगा? अगर मेरे पास 10 शेयर मिले मुझे और वो अगर 200-300 रुपये ऊपर बिक गए तो 3,000 रुपये मिलने वाले। तो आपको कैलकुलेट ये करना है कि 20 दिन या 1 महीने के अंदर अगर आपको आपके 1 लाख रुपये पे 3% मिल पाया, साल भर में आपने 12 या 15 बार एप्लीकेशन रोटेट कर सकते हैं उसी पैसे से। तो उसमें से अगर 6-7 बार अलॉटमेंट आ गया और एवरेज आपको 2,000 रुपये का या 3,000 रुपये का फ़ायदा मिला तो 15% तक का रिटर्न मिल जाएगा। और आप मार्केट में इन्वॉल्व तो हैं ही सही, किसी न किसी इशू में आपको मोर देन एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाया करता है। हर जगह आपको अगर 10-12% मिल रहा है तो किसी में 30-35% इकट्ठा मिल गया तो उसका फ़ायदा आपको मिल जाता है। तो अब मैं बताता हूँ कैसे आप लोग उसको हैंडल करें लिस्टिंग के दिन। तो एक GSPL करके इशू आया था, 27 का इशू प्राइस था। वो खुला जैसी लिस्टिंग वाला दिन हुआ और उस वक्त 9:55 पे बाज़ार खुला करता था, 9:55 पे वो लिस्ट हुआ 50 रुपीज़। उसके बाद घटा 48 आ गया, 47 आ गया, 43 आ गया। अब किसी ने अगर 48 की प्राइस देख ली तो 45 पे नहीं बेच पाया, उसने कहा 48 लगा के रख दो, वो 40 आ गया, उन्होंने कहा चलो कल बेच देंगे। तो वो 3 महीने तक 30-40 के बीच ही घूमता रहा और अल्टीमेटली लोगों को वहीं बेचना पड़ा। फिर एक सन टीवी का इशू प्राइस था 875, ये खुला 1050 और उससे सीधा 1100, 1200, 1300, 1450 तक पहले ही घंटे में चला गया। तो क्या किया जाए इस केस में?
आप नीचे एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए, कम से कम आधी क्वांटिटी में। आधे बेच दिए जहाँ लिस्ट हुआ और आधे में आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा, और जो जो प्राइस आपको मिलती गई, क्योंकि वो 10-15 मिनट 20 मिनट में ही ऐसा उछाल आता है जो आगे कभी नहीं आएगा, क्योंकि पहले दिन सर्किट लिमिट नहीं होती। सर्किट लिमिट पे आगे हम लोग बात करेंगे कि एक्सचेंज ने एक दिन में किसी शेयर के बढ़ने या घटने की प्राइस लिमिट बना रखी है, एक सर्किट लिमिट बना रखी है, वो पहले दिन अप्लाई नहीं होती। इसलिए कोई भी शेयर 50%, 100%, 200% तक भी बढ़ सकता है या गिर भी सकता है। फिर आता है प्लेथिको फार्मा, एक 300 रुपये का इशू प्राइस था, 450 खुला, 15 मिनट में 525 फ्रीज हो गया, फिर 10 मिनट 480 ठहरा और फिर 419 पे बंद हो गया। उसके बाद वो अपने इशू प्राइस से भी नीचे चला गया था और महीनों बाद उसकी प्राइस आई। तो ऐसा क्यों होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा भरा होगा, इंस्टीट्यूशन ने नहीं खरीद रखा होगा, तो रिटेल ने जैसे ही बेचा वो चीज़ नीचे आ जाती है, फिर नीचे पड़ी रहती, क्योंकि उसमें उतनी वैल्यू नहीं थी जितनी अभी तेजी के मार्केट में लोगों ने उसको खरीदा, ऊपर बेचा और खाली कर दिया। अब वो ऊपर जाने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल्स नहीं है। जैसे कामधेनु इस्पात एक इशू था, 25 रुपये का इशू प्राइस था, 35 रुपये खुला, लोगों ने 40 तक अलॉटमेंट बेच दिए, शाम को 52 तक पहुंच गया और अगले 3 दिनों में 75 रुपीज़ तक ट्रेड हो गया। तो 75 रुपीज़ उस वक्त सेल की प्राइस से भी ज़्यादा कामधेनु इस्पात चल रहा था। फंडामेंटली देखा जाए तो ये एक रेडिकुलस या हास्यास्पद बात थी, पर मार्केट में यहाँ पे शुरुआती दिनों में किसी भी तरह का मूवमेंट आ सकता है। तो अगर कोई इंट्राडे ट्रेडर उस वक्त वहाँ था तो उसने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया। अगर उसको छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक ठीक ठाक क्वांटिटी में काम करना और ठहरना आता था तो बार बार री एंटर करके उसको बार बार 5,000, 4,000, 5,000 मिले उस दिन। कमज़ोर ओपनिंग वाले शेयर भी अगर भाव के भाव खुल जाते हैं तो आप तत्काल आधे शेयर बेच के आधे में स्टॉप लॉस लगा दीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे शेयर्स थे जो खुले प्राइस पे, मतलब जो इशू प्राइस था उसी पे खुले या उससे थोड़े नीचे खुल गए। ऐसे में आदमी जिद करता है कि यार इतने में तो मिला ही है, इतने में कैसे बेच देंगे, थोड़ा सा ऊपर जाए बेचेंगे। अब वो ऊपर जाने वाला होता तो ऊपर ही खुलता, अगर ये नीचे जाने वाला है तो उसकी चिंता करें। आप स्टॉप लॉस लगा दिया, आपने आधे खाली कर दिए, नीचे जहाँ बॉटम बनाया वहाँ फिर से खरीद लिए, तो आपका एवरेज कॉस्ट सही हो जाएगा और आप किसी भी उछाल में बाहर आ पाएंगे। यदि शेयर अच्छी प्रीमियम पर नहीं खुला है तो तत्काल कॉस्ट टू कॉस्ट बेच देना चाहिए। तो टेक्निकल एनालिसिस में इस बात का ध्यान रखें कि बढ़ती हुई चीज़ और बढ़ने की गुंजाइश है, और जो चीज़ नहीं बढ़ पा रही है, जो कमज़ोर हो रही है, वो और ज़्यादा कमज़ोर होती चली जाएगी। तो उम्मीद के मुताबिक पैसा यदि पहली बार में नहीं मिल रहा है तो भी बेच देने में कोई बुराई नहीं है। ओवर सब्सक्रिप्शन में अलॉटमेंट लॉटरी द्वारा दिया जाता है, तो आप 50,000 से कम का अगर एप्लीकेशन लगा रहे हैं, पेन नंबर नहीं देना होता। 50,000 से ज़्यादा का एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको पेन नंबर देने की ज़रूरत होगी। तो आप जो लोग IPO में काम करते हैं वो IPO को इस तरीके से स्टडी करते हैं कि IPO पे ही फोकस करके रखा है उन्होंने, 5 से या 10 लाख रुपए अपना इकट्ठा रखा हुआ है, और पर्टिकुलर टाइम में जब जब IPO आ रहे हैं वो ध्यान रख रहे हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि अभी अगर 10 से 13 अप्रैल एक इशू आ रहा है और मुझे पता लग रहा है कि 20 से 23 अप्रैल को उससे भी बेहतर इशू आ रहा है, तो 10 से 13 वाले को अवॉइड करो, क्योंकि अभी जो पैसा भेजा है वो वापस रिफंड आने में जितना अलॉटमेंट आएगा उसके अलावा जो भी शेयर आएगा वो आपको वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा या चेक आएगा आपके पास। तो वापस वो पैसा आएगा तब तो आप आगे लगा पाएंगे। तो बीच में अगर 10-15 दिनों के बीच में कोई अच्छा इशू आ रहा है तो फिर इसको अवॉइड करके उसी पे फोकस कीजिए। और आजकल एक अज़बा करके फैसिलिटी आई है, उसमें पहले तो ऐसा होता था कि आपके अकाउंट से सारा पैसा चला जाता था कंपनी के पास, और फिर 1 महीने बाद वो पैसा वापस आया और ना तो अलॉटमेंट मिला, ना इस 1 महीने तक आपको इस पैसे पर कोई ब्याज मिला। तो इस चीज़ को रोकने के लिए एक ऐसी फैसिलिटी कंपनी बैंक्स दे रही हैं कुछ अच्छे शेयर्स पे, कि आपने जब अलॉटमेंट में पैसा लगाया तो सिर्फ पैसा तभी जाएगा जब आपको अलॉटमेंट मिला, तब तक आपको आपके पैसे पर ब्याज मिलता रहेगा। तो इस फैसिलिटी को भी आप अवेल कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स पता की जा सकती है, उसको डिटेल हमसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है कि हम हर चीज़ की बारीकी पे बात करें। IPO क्या है ये हम आपको बता चुके हैं। अब IPO में आप पैसा लगाना चाहते हैं तो ही IPO को स्टडी करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं अच्छे, तो भी आपको IPO पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से शेयर बाज़ार में एंट्री कर रहा है। तो अगर उस एंट्री को, उस चीज़ को आप नहीं समझते हैं तो फिर आप आगे शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इंट्राडे में बड़ा धोखा खा सकते हो, कमाई के बड़े बड़े मौके चूक सकते हैं।
इसलिए मैं आज इतनी डिटेल में IPO और FPO आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसको और ज़्यादा जानना चाहें तो आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। यू आर वेलकम टू www.speedearning.in and smallstoploss.in। थैंक यू वेरी मच, बाय।